मिशन खेतीबाड़ी बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। अब आपको दिखाते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हफ्ते भर की वो सभी खबरें जिनका किसानों और खेतीबाड़ी से सीधा सरोकार है। शुरुआत करते हैं मिशन खेतीबाड़ी के खास बुलेटिन की। रविवार को बंडा के नारायणपुर गांव में चक्की चलाते समय एक बड़ा हादसा हो गया। यहां चक्की का पार्ट फटने से दो लोग उसकी चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब नारायणपुर का राकेश नई चक्की का ट्रायल कर रहा था। उसी दौरान चक्की के दोनों पार्ट फट गए, जिसकी चपेट में आने से किसान राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिस्त्री घायल हो गया। रविवार को ही पुवाया के सतवां बुजुर्ग गांव में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान संगठन के तहसील महासचिव सचिन मिश्रा के साथ ग्रामीणों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए और कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 10 फरवरी को सिंधौली के बारापुर गांव में हुई किसान गुड्डू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में बारापुर के ही रविंद्र को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रविंद्र ने हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। रविंद्र ने पूछताछ के दौरान बताया कि 2017 में उसके लड़के के खिलाफ गुड्डू ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद उसका लड़का जेल गया। वहीं मुकदमा कोर्ट में ट्रायल पर चल रहा था। उसने बताया कि उसने कई बार समझौते के लिए गुड्डू पर दबाव बनाया, बावजूद उसने समझौता नहीं किया। आरोपी रविंद्र ने बताया कि उसे आशंका थी कि उस मुकदमे में उसे और उसके बेटे को सजा हो सकती है, जिसके चलते मुकदमे की रंजिश को मानते हुए उसने धारदार हथियार से गला रेत कर गुड्डू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल किया गया दांतेदार चाकू भी पुलिस को बरामद हो गया है। तेलहर में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप लोधी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता शहीद कुटी पहुंचे। यहां उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जन अधिकार पार्टी ने भी एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के जरिए केंद्र और राज्य की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को भी वापस लेने की मांग की। इसके अलावा सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने का भी विरोध किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व हरनाम सिंह कुशवाहा ने किया। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारी एडीओ पंचायत और वीडीओ कार्यालय में बैठकर बेवजह अपना समय बर्बाद करते हैं और राजनीतिक बातें करते हैं, जिससे चुनावी माहौल खराब हो रहा है। मांग की है कि सफाई कर्मचारियों को उनकी तय तैनाती की जगह पर रखा जाए। साथ ही किसानों के धान का बकाया भुगतान कराए जाने की भी मांग किसान यूनियन ने की। तेलहर इलाके के किसान इन दिनों निराश्रित गौवंशों से बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी गौवंशों को गौशाला में नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे भूखे होने के कारण वहां खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर आ जाने से कई बार लोग हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। कलान क्षेत्र में घूम रहे निराश्रित गौवंशों के लिए गौशाला बनवाए जाने की मांग को लेकर बाबा धर्मेंद्र गिरी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। बाबा धर्मेंद्र गिरी का कहना है कि निराश्रित घूम रहे गौवंश आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होकर मर रहे हैं, तो वहीं गौवंश किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आमरण अनशन पर बैठे बाबा ने क्षेत्र में गौशाला बनवाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक गौशाला निर्माण का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, उनका अनशन जारी रहेगा। थाना बंडा के गहलुइया क्षेत्र में शारदा नहर में कार सहित अमनदीप सिंह नाम का एक किसान नहर में गिर गया। अमनदीप की 23 फरवरी को शादी होनी थी और 5 दिन पहले वह शादी का कार्ड बांटकर वापस लौट रहा था। मंगलवार को उसकी लाश भांबी पुल के नीचे मिली। सब मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बृहस्पतिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ज्ञापन सौंपते हुए कृषि कानूनों को काला कानून बताया और तत्काल ऐसे कानूनों को वापस लेने की मांग की।
कम्युनिस्ट पार्टी ने एमएसपी को लागू कराने के लिए कानून बनाए जाने की मांग भी की। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग रखी। साथ ही कहा कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया गन्ने का भुगतान भी अतिशीघ्र कराया जाए। पोया थाना क्षेत्र के गांव सिलखड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। आपको बता दें कि किसान विजय की करीब 3 माह पहले शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहीं अब उसका शव गांव के बाहर आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। कृषि कानून के खिलाफ किसान यूनियन ने तिलहर में रेल रोको आंदोलन शुरू किया, लेकिन रेल रोकने से पहले ही पुलिस ने सभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया। किसानों ने उग्र प्रदर्शन करने की बजाय अधिकारियों को माला पहनाकर गांधीवादी तरीके का सहारा लिया। हालांकि किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह का कहना है कि सरकार और प्रशासन इसे किसानों की कमजोरी न समझे। कृषि कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी ने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन एडीएम एफआर को दिया। ज्ञापन में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किसानों की तमाम समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, बावजूद उसके समाधान नहीं हो पाया है। कहा है कि समाधान न होने पर 1 मार्च को यूनियन के द्वारा बैंक के क्षेत्रीय मैनेजर का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बसंतकालीन गन्ने की बुआई शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसान अपनी मिट्टी की उर्वरकता की जांच जरूर करवा लें, ताकि गन्ना बोते वक्त मिट्टी की ताकत बरकरार रहे। किस तरह से तैयारी करना चाहिए और मिट्टी की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, हमने इसके लिए बात की है गन्ना शोध परिषद के मृदा रसायन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनेक सिंह से। मिशन खेतीबाड़ी देख रहे सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद हैं हम शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद में। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अनेक सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि मृदा परीक्षण, जिसको लेकर सरकार भी लगातार बात करती रही है, मृदा स्वास्थ्य को लेकर। वहीं बात की जाए तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय है, तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मृदा परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, कितना आवश्यक है और कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस समय बसंतकालीन गन्ने की बुआई की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं, तो मृदा परीक्षण क्यों कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आपका। देखिए, मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि मृदा परीक्षण के अनुसार ये तमाम तरह की क्या कहते हैं पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है आपकी, और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, इधर हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार किसानों की दोगुनी आय करने के लिए प्रयासरत है। उन कारणों को देखते हुए मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मृदा परीक्षण से हम एक तो पॉल्यूशन को कम कर लेंगे और आपका जो फर्टिलाइजर संतुतियाँ देंगे किसानों को, उससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी घटेगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटने से हमारी अल्टीमेटली इनकम भी किसान की बढ़ेगी। तो अगर किसान भाई मृदा परीक्षण कराना चाहे तो किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि नमूना किस तरीके से लेना चाहिए, ये किसान भाइयों को बता दिए। क्योंकि अक्सर होता यह है कि किसान भाई जो हैं नमूना जो है सही तरीके से नहीं ले पाते, जिसके चलते सही परिणाम सामने नहीं आ पाते, ये बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आपका। देखिए, मृदा परीक्षण का मृदा नमूना लेना और मृदा नमूने को लेबोरेटरी प्रयोगशाला में परीक्षण कराना लगभग आधा काम होता है। अगर आधा काम किसान का गलत हो जाता है तो लेबोरेटरी में करना कोई फ़ायदा नहीं होता। मृदा नमूना लेने के लिए किसान को भलीभांति, किसान अपने खेत के बारे में भलीभांति परिचित होते हैं, और जो खेत का किसान का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े के बारे इस तरीके से गड्ढा खोदेंगे, 9 इंच गहरा गड्ढा खोदेंगे, और गड्ढा कहाँ खोदने, एक जगह जहाँ खेत का टुकड़ा खराब है वहाँ गड्ढा खोदना है, एक जगह जहाँ अच्छी ज़मीन है वहाँ गड्ढा खोदना है, एक जगह जहाँ पर नीची ज़मीन है वहाँ गड्ढा खोदना है, एक जगह जहाँ नीची ऊंची ज़मीन है वहाँ पर गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इस तरीके से गड्ढा खोद लेंगे, और गड्ढे की गहराई रखनी है 9 इंच। जब 9 इंच गहरी गड्ढा खोद ये मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देंगे, और एक साइड से जैसे खुरपी ये लगी हुई है, खुरपी के बर्फी के टुकड़े के समान मिट्टी निकालेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक की मिट्टी निकालेंगे किसान। निकाल के 8-10 जगहों से निकालेंगे तो मिट्टी ज़्यादा होगी। उस मिट्टी में से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, मिक्स करके उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह होंगे वो बीन के फेंक देंगे। और डिवाइड एंड रूल मेथड होता है एक,
4 भाग एक गोला बना के मिट्टी का एक साफ सी पॉलीथीन पर रख के गोला बना के 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भाग फेंकते चलेंगे और 2 भाग लेते रहेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक अपनाएंगे जब तक आपकी आधा किलो मिट्टी शेष रह जाए। मिट्टी से जब शेष रह जाएगी तो वो हमारा आदर्श नमूना कहलाएगा। जैसे उसी तरीके से ये टैग होता है, उसी टैग के अनुसार किसान एक पॉलीथीन मृदा नमूने के ऊपर बांध देंगे और एक टैग को अंदर डाल देंगे। इस तरीके से मृदा नमूना लेबोरेटरी में आएगा तो आपकी पूरे खेत का वो प्रतिनिधित्व करेगा। आपका जो टुकड़ा होगा, आपका 1 हेक्टेयर का टुकड़ा होगा या 1 एकड़ का टुकड़ा होगा, पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि नमूना किस तरीके से लेना। अब ये भी बता दिए, किसान नमूना ले लेता है तो उसके बाद में वो अगर टेस्टिंग करवाना चाहता है तो कहाँ लेकर आ सकता है, क्या प्रोसेस है इसके लिए? किसान भाइयों से हम लोगों को प्रयास रहता है और हमारा जो प्रसार अनुभाग है, पूरी तरीके से प्रयास रहता है और मैक्सिमम किसान हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर सिंपल ला भी रहे हैं और किसान जो नहीं भी ला पाते हैं तो हम लोगों का स्टाफ भी किसानों के खेतों पर नमूना ले आता है और यहाँ पर लेबोरेटरी में नमूना ले आए, वो लेके हम लोग तो उनकी 1 हफ्ते के अंदर रिकमेंडेशन दे देते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम किसानों को फ्री करते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करते हैं तब थोड़ा सा शुल्क उनसे लिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है। इस समय जैसे गन्ने की बुआई हो रही है तो ये तो थी सॉइल टेस्टिंग की बात की करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए, ये तमाम बातें आपने जो बताई हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। अब एक बहुत अहम सवाल ये है कि अगर सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, दूसरी बात है गन्ने की बुआई हो रही है, कितनी मात्रा में उर्वरक किसानों को लेने चाहिए? एक्चुअली होता क्या है कि किसान जो है बिना जाँच पड़ताल किए उसमें उर्वरक बोता रहता है, जिसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसका तो स्वास्थ्य बिगड़ ही रहा है, साथ ही आम लोगों की, हम लोग भी बात करें, जो हम उसकी उपज होती है उसका हम लोग भी उसका सेवन करते हैं, लेते हैं, हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। तो इसलिए ये बताइए कि कितनी मात्रा में जो है उर्वरक लगाने चाहिए इस समय? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मृदा परीक्षण का सीधा संबंध कहता है हमारे सॉइल हेल्थ से भी है, ह्यूमन से भी है, एनिमल से भी है। अगर हम मृदा परीक्षण नहीं कराते हैं तो हमको जो खाद्यान्न के रूप में जो हम ले रहे हैं तो उसका किसी दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है और पशुओं को भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मृदा परीक्षण के अनुसार अगर लेंगे तो हमारी तमाम बीमारियां हमारी अपने आप रोकथाम हो जाएंगी। और मृदा परीक्षण के लिए, क्योंकि सभी किसानों भाइयों का मृदा परीक्षण करा भी नहीं पाते हैं और सभी का एकदम कोई कर भी नहीं सकता है, तो हम लोगों ने एक इंडेक्स निकालते हैं, हम क्षेत्रवाइज इंडेक्स निकालते हैं। तो हमने शाहजहाँपुर के लिए एक इंडेक्स निकाला हुआ है कि शाहजहाँपुर के मैक्सिमम किसानों का फायदा हो, क्योंकि जो जितने कम से कम लोग मृदा परीक्षण कराते हैं तो उसी के अनुसार ही कम से कम रिकमेंडेशन दें। तो बसंत काल के लिए जो हम लोगों की रिकमेंडेशन है, गन्ने की फसल के लिए 3 ट्रॉली सड़ी हुई प्रेसमड प्रति हेक्टेयर दें, 3 ट्रॉली बेल डिकम्पोज प्रेसमड सड़ी हुई दें और 9 बोरी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया और 9 बोरी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ही 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों की और आवश्यकता है हमारी मध्य उत्तर प्रदेश के लिए, विशेषकर एक कॉपर और एक मैग्नीज। तो कॉपर मैग्नीज के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कॉपर सल्फेट डालें और 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैंगनीज सल्फेट डालें। ये रिकमेंडेशन हमारी 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है। और किसान अगर मृदा परीक्षण करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं कराते हैं तो इस तरह की रिकमेंडेशन देंगे तो निश्चित रूप से किसान का जो मैक्सिमम पैदावार होगी, मैक्सिमम पैदावार मिलेगी। पैदावार के साथ साथ जो हम हेल्थ के लिए, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारी एनिमल हेल्थ के लिए जो गुणवत्ता होनी चाहिए खाद्यान्न में, वो पूरी तरीके से गुणवत्ता भी मिलेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि जैसे सॉइल टेस्ट अगर इस बार किसान कराता है तो कितने समय के अंतराल में किसानों को सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, ये भी एक बता दीजिए। किसान भाइयों का जो हम लोगों का ये है, अब ऐसे प्रत्येक 3 साल बाद मृदा नमूना खेत का लेना चाहिए। अगर किसान जैसे पास का किसान है, हमारी लेबोरेटरी के पास का किसान है, तो जो फसल की बुवाई करने जा रहे हैं तो बुवाई से पूर्व अगर मृदा नमूना लें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी ले पाते हैं तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद निश्चित रूप से कराना चाहिए। उससे आपको एकदम बैलेंस, संतुलित मात्रा में आपको खाद और उर्वरक मिलेंगे, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और पैदावार भी अधिक से अधिक मिलेगी। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर अनेक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मृदा परीक्षण कराना है और कितना जरूरी है किसानों के लिए, ये उन्होंने बिल्कुल तफसील से बताया है। तो मिशन खेतीबाड़ी देख रहे सभी किसान भाइयों से हम भी यही अपील करते हैं कि बेवजह के उर्वरक अपनी खेतों में ना बोएं,
सॉइल टेस्ट कराकर ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। जितनी मात्रा में आवश्यक हो उतना ही डालें। शाहजहांपुर से मिशन खेतीबाड़ी के लिए सिमरनजीत सिंह। अगले 5 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और ये मौसम किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसके लिए हम जानते हैं मौसम का हाल। बात अगर अगले 5 दिनों के मौसम की करें तो हल्का कोहरा छाने के बाद दिन में धूप निकलने का पूर्वानुमान है। वहीं सप्ताह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 31 डिग्री तक रहने की संभावना है। हवा पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी रहेगी और हवा की गति 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। वहीं अगर किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करना चाहते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सिंचाई करने के लिए सही समय है।